नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के सेशन नंबर 71 में हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क्स स्कीम के ऊपर, राइट। तो बेसिकली मेडिकल भी है और डिवाइस भी है, तो मेडिसिन और इंजीनियरिंग का कमाल का कॉम्बिनेशन है। समझेंगे इस स्कीम में क्या है। दूसरा हम बात करेंगे CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स। प्रोक्योरमेंट आप जानते हैं, खरीदी से रिलेटेड एक अवार्ड्स है। बेसिकली छोटा सा एक फैक्ट टाइप है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा नजदीक है तो कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरा, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स, जो कि 1969 में शुरू किया गया था। इसको सही तरीके से 1993 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इस पे बात करेंगे। प्रेसिडेंट ने इसको लेके कुछ कॉन्फर किया है। फोर्थ, प्लांट डिस्कवरीज इन 2020, तो 2020 की जितनी भी पौधों की वनस्पतियों की जो डिस्कवरीज हैं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI जो बता रहा है, इसको देखेंगे। फिफ्थ, PLI स्कीम फॉर ऑटो एंड ड्रोन सेक्टर। ये हम दोबारा से इस टॉपिक को ले रहे हैं। हमने पहले भी अपने कुछ प्रीवियस सेशंस में ऑटो एंड ड्रोन सेक्टर को लेकर जो PLI स्कीम आई है और उसका जो आउटले है उस सबको हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज जो हम इसको लेंगे, इसको लेने का जो मुख्य रीजन है वो है अगली स्टोरी, दैट इज C295 MW एयरक्राफ्ट, राइट। ये कोलैबोरेशन में बन रही है। Airbnb से परचेज करेगी टाटा एंड देन दिस विल गोइंग टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। तो इसको देखेंगे एंड फाइनली MCQs फॉर द प्रैक्टिस। रेडी गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है दैट इज मेडिकल डिवाइस पार्क्स स्कीम। तो बेसिकली क्या है कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे पहले कोई भी अगर योजना आ रही है तो आपको जरूरी है कि ये योजना आ किसके हवाले से रही है, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा संगठन है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क्स स्कीम किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू, बेसिकली दैट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट, इन एज द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स। अब इसमें क्या है कि जो भी भारत की जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है, उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया है। अब क्या है कि अगर आप भारत की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को अगर आप प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। अब जरूरत क्यों है कि मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री जो है भारत में, इसको प्रमोट किया जाए? बेसिकली क्या है कि भारत अभी हाल फिलहाल मेडिकल डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो 80 से 90% मेडिकल डिवाइस जो है वो भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। और इसकी लागत जो है $15 बिलियन का ये मार्केट बना हुआ है। तो सरकार कहती है, सरकार चाह रही है और विजन भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि ये जो पैसा हम इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना हम प्रमोट करें मेडिकल डिवाइस पार्क्स को और खुद ही डेवलप करने की कोशिश करें। इससे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट भी बनता है, राइट। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री आप जानते हैं दैट इज अ यूनिक ब्लेंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, राइट। इसमें मशीन्स बनाई जाएंगी जो कि ह्यूमन बॉडी और उसके जो भी लाइफ है उनसे उनको सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, कार्डियक इमेजिंग, सिटी स्कैन्स, एक्सरे, मॉलिक्यूलर इमेजिंग वगैरह वगैरह करके काफी सारे इसमें जो है डिवाइसेस वगैरह, वेंटिलेटर्स वगैरह काफी सारे बनाए जाएंगे, ठीक। तो संदर्भ हमें समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ गया, ठीक। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के बारे में, क्योंकि जब आपको न्यूज़ पता चल गई, उसके पीछे का एक ध्येय पता चल गया, तो अब इसकी फंडिंग वगैरह होगी तो होगी कैसे? तो देखिए क्या है कि इस स्कीम में 400 करोड़ की लागत लगाई गई है और इसके जो मतलब अवधि रखी गई, जो टेन्योर है स्कीम का, वो 2020 से 2024 तक का है। सरकार कह रही है कि देखो भैया, अगर कुछ भी हो जाए उल्टा सीधा तो मैक्सिमम हम एक पार्क के लिए, एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अधिकतम हम 100 करोड़ तक का जो है असिस्टेंस यानी हेल्प जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज आवर मैक्सिमम लिमिट। वैसे टोटल लागत कितनी रखी गई है? 400 करोड़ की, ठीक। अब मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर बहुत छोटे हैं भारत में। अगर हम दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कंपेयर में बात करें, जैसे चाइना ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, US आप ले लीजिए, ठीक। लेकिन टॉप 20 में हम आते ही हैं। टॉप 20 में कहीं ना कहीं हमने जगह बना रखी है, लेकिन टॉप 20 से काम नहीं चलेगा। हमें ज़रूरत है कि हम टॉप 5 में आए और हम इंपोर्ट करें और फिर बाद में हम बनाने के बाद इंपोर्ट ना करें। अभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं और ये सब मतलब सारा सेटअप करने के बाद हम छोटे छोटे देशों को एक्सपोर्ट भी करें, जैसे अफ्रीका में आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, राइट। सो मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे? तो सरकार ने कुछ लोकेशंस बताए, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। नॉर्थ इंडिया में नोएडा को जो है, राइट, दिल्ली NCR में आता है, नोएडा को जो है
पहला अपना मेडिकल डिवाइस पार्क मिलेगा, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया है। 2020 की अगर हम बात करें तो केरला ने मेड्स पार्क करके जो है अपना पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्टैब्लिश किया था, जो भारत में पहली बार हुआ था, तिरुवनंतपुरम में स्टैब्लिश किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केरला स्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन तिरुवनंतपुरम नेम एज मेड्स पार्क। क्लियर है दोस्तों? सो दिस इज द मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम। बिल्कुल एकदम अच्छे से देखेगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है आपके लिए। कितने पार्क्स बनाने की बात की जा रही है? तो तकरीबन 250 ऐसे यूनिट्स जो हैं बिल्डअप करने की बात की जा रही है, और इसमें कौन कौन से डिवाइसेस वगैरह हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और फंडिंग वगैरह सब आपको पता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे पे बात करते हैं CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है GEM, इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में CIPS एक्सीलेंस प्रोक्योरमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अब CIPS क्या है सर? CIPS का मतलब है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, लंदन बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि जो GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उनको बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में अवार्ड प्रोवाइड किया है। अब जो GEM को शॉर्टलिस्ट किया गया एज अ फाइनलिस्ट, तो इसमें दो कैटेगरीज थी, एक तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और दूसरा था बेस्ट इनिशिएटिव टू बिल्ड अ डाइवर्स सप्लाई बेस। तो इसमें ही इनको मतलब शॉर्टलिस्ट करके फिर इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। GEM की अगर हम बात करें, क्योंकि GEM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिससे आप कुछ भी ऑनलाइन खरीदी वगैरह किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कर सकते हैं बाय वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs वगैरह वगैरह। तो किसी भी अगर आपको सरकारी महकमे से कुछ खरीदारी करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो आप इस पोर्टल का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। The procurement of goods and services by ministries and the central public sector enterprises is mandatory for goods and services available on GEM. It also provides the tools of e-bidding, मतलब इसमें आप नीलामी वगैरह भी कर सकते हैं, बोली वोली लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। GEM में अभी तक हाल फिलहाल 30 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जिनका अगर वर्थ आप निकालने जाएंगे तो 10 लाख करोड़ से ऊपर तक का वर्थ मिलेगा। इससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन अभी तक हुई है। और इस GEM के इस जो पोर्टल हैं, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इसकी पूरी जो मतलब देख रेख है, इम्प्लीमेंटेशन, रख रखाव, सब कौन सी मिनिस्ट्री करती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्लियर? चलिए अगली स्टोरी पे बात करते हैं, दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2019-20 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स जो है कॉन्फर किया है, राइट। ये जो अवार्ड्स हैं, ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तब मिनिस्ट्री हुआ करती थी 1993 में, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। अब सिल्वर जुबली क्या होती है? सिल्वर जुबली होती है ऑलमोस्ट 25 साल। तो अगर आप 25 साल पहले जाएंगे तो 1969 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये आपको ध्यान रखना है। मेन जो उद्देश्य था वो क्या था कि बच्चों में कह रहा हूँ, यानी जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें वॉलंटियर्स की जो भावना है वो उनमें डेवलप करना, उनकी पर्सनैलिटी में लाना, कम्युनिटी सर्विस की जो भावना है उनमें एनकरेज करना। बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो सारे सेंटिमेंट्स और ये इमोशंस है कि सर्विस बिल्डिंग और फिर क्या कहते हैं, वॉलंटियर सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, इस तरीके की जो भावना है, ये गांधी जी के जो विचार हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच खाते हैं, राइट। द आइडियोलॉजी ऑफ NSS इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द महात्मा गांधी। क्लियर? इनका अगर हम मोटो देखें तो इनका मोटो था नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप, समझे आप? सो दिस इज नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ईयर वगैरह और किससे ये इनकी आइडियोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि अगर एनालिटिकल पेपर आया तो ऑब्वियस सी बात है एनालिटिकल स्टेटमेंट्स भी आएंगे, एनालिटिकल ऑप्शंस भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिंग द डॉट्स आना चाहिए कि कहाँ किससे मिल रहा है। क्लियर? अगली स्टोरी पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, प्लांट डिस्कवरीज इन 2021। तो भारत का जो वनस्पति संरक्षण है, दैट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना पब्लिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि टोटल 267 नए तरीके की प्रजातियां जो है वो कंट्रीज के फ्लोरा में ऐड की गई हैं, राइट। तो भारत में 267 नई तरीके की पौधों की प्रजातियां जो है वो बताई गई हैं इस पब्लिकेशन में। और ये पब्लिकेशन किसने पब्लिश किया है? दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण।
अगर हम इसमें बात करें तो इसमें उन्होंने 119 स्पीसीज बताए हैं सीड प्लांट्स के, 57 स्पीसीज फंगी के, 44 स्पीसीज लाइकेंस के, 21 स्पीसीज बताए हैं एल्गी के, 18 स्पीसीज बताए हैं माइक्रोब्स के, और 5 स्पीसीज बताए हैं ब्रायोफाइट्स के, जबकि 3 बताए हैं फॉन एंड फॉनलाइज के। भारत में लगभग लगभग 45,000 प्रजातियां हैं पौधों की, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड, विच अकाउंट फॉर अबाउट 7% ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत में 45,000 क्या है पौधों की प्रजातियां हैं। वर्ल्ड के अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो ये लगभग लगभग 7% बनता है। और इनमें से मतलब जितने भी प्रजातियां हैं उनका 28% जो है वो भारत के एंडेमिक है, मतलब यहीं की ही है, राइट। प्लांट्स आर एंडेमिक टू द कंट्रीज। कुछ नए जो डिस्कवरीज हुए हैं उसमें 9 प्रजातियां बालसम्स की मिली है, एक वाइल्ड बनाना की मिली है, दार्जिलिंग से हैं दोनों, एक स्पीसीज वाइल्ड जामुन की मिली है कोयम्बटोर से, और कंदामल ओडिशा से। 22% की जो डिस्कवरीज हुई है वो वेस्टर्न घाट से हुई है, वेस्टर्न हिमालय के थ्रू, राइट। जबकि ईस्टर्न हिमालय से 14% और नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस से 12%। क्लियर। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो भारत जो है वो सीबीडी का सिग्नेटरी है, दैट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भारत इसका क्या है, भारत इसका एक सिग्नेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या चीज है, बेसिकली ये एक इस तरीके की वैधानिक संधि है जिसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की बात की गई है, और 1993 से ये फोर्स में है। तो भारत इसका सिग्नेटरी है, इसका मतलब ये है कि भारत कमिटेड है प्लांट कंजर्वेशन को लेकर, दैट्स वाई इस तरीके की पब्लिकेशन और उससे रिलेटेड फिर पॉलिसीज आपको सुनने को मिलती है, राइट। बीएसआई की अगर हम बात करें तो ये एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो एमओईएफसीसी के तहत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। इनमें क्या है कि ये सारा रिसर्च वर्क करते हैं कि कहाँ कहाँ पौधों की क्या क्या वनस्पतियाँ हैं, क्या क्या उसके रिसोर्सेज हैं, कहाँ कौन से डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो वो सारा कुछ कंपाइलेशन डॉक्यूमेंटेशन सारा काम जो होता है इनका होता है, और ग्लोबल लेवल पर भी ये क्या करते हैं, डील करते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, इनका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। क्लियर लगे हाथों, क्योंकि हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी से बात की है तो आपसे एक सिंपल सा सवाल मैं आज पूछ लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइएगा, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, वो ईयर बताइए कि ये कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर्स, जो भी मतलब कंजर्वेशन रिलेटेड फॉर द एनिमल एंड फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ये सारा का सारा हुआ था इंदिरा गांधी के काल के बाद। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था ना, उसके बाद से मतलब इसमें तेजी देखने को मिली है। तो आप देखेंगे अगर आप एनवायरनमेंट वगैरह को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स 1972 के बाद लॉन्च किए गए हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं अगली स्टोरी पे, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो एंड ड्रोन सेक्टर। तो जो कैबिनेट है उन्होंने 26,000 करोड़ का लगभग लगभग पीएलआई स्कीम ऑटो ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन सेक्टर्स के लिए, ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए अनाउंस किया है, अप्रूव किया है। हालांकि बजट 2021 में बोला गया था कि हम 13 सेक्टर्स चुनेंगे जिनमें हम पीएलआई स्कीम को लिंक करेंगे, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम देंगे, और इनका जो पूरी लागत है लगभग लगभग 2 लाख करोड़ का बताया गया था। इससे होगा क्या, इससे भारत की एक जर्नी बनेगी, आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट इससे उजागर होगा। और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ ऑटो एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें हमें एक ग्लोबल लीडर बनने में मदद कर सकता है। जैसे कि भारत सरकार ने कहा है कि ड्रोन सेक्टर में हम 2030 तक एक ग्लोबल हब बनेंगे और बन के रहेंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का विजन है और होना भी चाहिए, अच्छा विजन है। पीएलआई स्कीम की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 मार्च में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक यूनिट्स में जो भी प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या उनकी सेल हो रही है, तो सरकार कंपनियों को क्या करेगी कि कुछ इंसेंटिव्स, कुछ इंक्रीमेंट उनको देगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक यूनिट है, मैं तो भारत का ही हूँ, भारत का निवासी हूँ, तो मुझे सरकार किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ इंसेंटिव वगैरह देगी कि मेरे, ताकि मेरा काम और अच्छे से हो सके। अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट शॉप इन इंडिया, ना कि वो ऐसा करेगी कि किसी शैम को, किसी जॉन को बाहर से बुला ले और फिर बोले आप आओ और आप ये बनाओ। नहीं नहीं नहीं, राहुल अच्छा काम कर रहा है तो राहुल को ही बोलेंगे, राहुल करके देगा, राइट। अब राहुल को जो चीजें चाहिए तो उसके लिए मदद करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो ये सरकार ऐसा सोच रही है, सो दिस इज अ वेरी गुड मूव।
पीएलआई ऑटो सेक्टर पे अगर हम कुछ थोड़ी सी बात करें तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि 26,000 करोड़ का इंसेंटिव तो उन्हें दिया ही है। अब इससे होगा क्या कि इससे एक इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होगी, साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग भी चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं भारत जो है ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज उस पर काम कर रहा है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। क्लीन एनर्जी पे भी काफी ज्यादा, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन वगैरह करके है, राइट। ओपन टू एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एंड न्यू इन्वेस्टर्स, इस तरीके की चीजें हैं। और ड्रोन सेक्टर में आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर में तो बोला ही है कि 2030 तक हम ग्लोबल हब बन जाएंगे ड्रोन सेक्टर के अंदर में। अब ये जो न्यूज थी ये मैंने इसलिए आज ली, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इससे आप लिंक कर सकते हैं अगली न्यूज के साथ, जो कि अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी न्यूज है, रिवोल्यूशनरी स्टोरी है, C295MW एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली जो डिफेंस मंत्रालय है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ, और उन्होंने 56 जो है ऐसे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है खरीदने की बात की है कि हम परचेज करेंगे फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और भारत में जो कंपनी इसके साथ मतलब एयरबस के साथ जो काम करेगी वो है टाटा ग्रुप, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा बेसिकली। तो पहली बार ये रिवोल्यूशनरी क्यों कहा मैंने, इसलिए रिवोल्यूशनरी इसलिए कहा क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, एंड दैट टू बाय द प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये पहली बार जो है ऐसा हो रहा है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बेसिकली है तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन काफी सारी चीजों में मदद कर सकता है। कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है इसमें, आप देखेंगे तो टर्बो प्रॉप, आपके पास दो इंजन यहाँ पे लगे हुए हैं। टर्बो प्रॉप का मतलब बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे पंखे वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर ये पंखे नहीं हो तो यहाँ अंदर जो है, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा प्लेन में अंदर इंजन फिट होते हैं, उसमें पंखे वगैरह नहीं होते, तो यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं। सो दिस इज अ टर्बो प्रॉप, एक तरीके से आप कह सकते हैं टर्बो प्रोप, और दो इंजन है इसके अंदर में। तो इसकी जो कैपेसिटी है 5 से 10 टन की है। इसमें ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कि आपके सैनिकों को लेके लाना ले जाना, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, कार्गो का काम करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अटैकिंग भी कर सकता है, बिकॉज ये एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट की भी कैपेबिलिटी रखता है। टैक्टिकल एयरलिफ्ट क्या होता है, टैक्टिकल एयरलिफ्ट होता है, एक होता है टैक्टिकल टैक्टिकल एक होता है स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल क्या होता है, शॉर्ट रेंजेस होते हैं छोटी दूरी के लिए, और स्ट्रेटेजिक क्या होते हैं, लॉन्ग रेंजेस होते हैं बड़ी दूरी के लिए। तो ये आप जो देखेंगे तो ये जो पंखे ये लगे हुए हैं ना, तो ये ज्यादा लंबे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। अगर करेंगे भी तो फिर आपका टाइम ज्यादा ले लेंगे, आपके फ्यूल्स को ज्यादा ये मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, इस तरीके की इसमें चीजें होती हैं। सो दीज आर द टैक्टिकल एयरलिफ्ट, ठीक। इसमें बहुत तरीके के काम किए जा सकते हैं, इसमें मतलब कहीं ड्रॉप कराना है, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब पता ही है। अब इससे होगा क्या कि ये जो चीजें हैं जैसी ये डील होती है, इट विल गिव अ बूस्ट टू एयरोस्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया, जिसमें बहुत सारे एमएसएमईज को काम करने को मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए है क्या कि 56 तो हमने साइन किया है एयरबस के साथ, और टाटा फिर इसको मैन्युफैक्चर करेगी। टाटा मैन्युफैक्चर मान लीजिए, और टाटा ग्रुप कह रही है कि वो 150 ऐसे जो एयरक्राफ्ट वो मैन्युफैक्चर करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो इंडियन भारत के जो इंजीनियर्स हैं या एमएसएमई में जो काम कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि यार किस तरीके से जहाज को बनाया जाए, किस तरीके से उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, फिर रोजगार वगैरह सब मिलता है, राइट। So it offers a unique opportunity for the Indian private sector to enter into technology intensive and highly competitive aviation industry। और उधर से ड्रोन सेक्टर और पीएलआई स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। समझ आ रहा है, दोनों को आप लिंक कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि सरकार बहुत सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। C295 के ऊपर हम बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करेंगे। इसमें लगभग लगभग कितने सैनिकों को, 71 ट्रूप्स को जो है इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और 50 पैराट्रूपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट नहीं होता ये, राइट। इट ऑल्सो हैज़ अ प्रूवन कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स। शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को के लिए ना आपको रनवे चाहिए, वो रनवे से ऐसे चलता जाएगा फिर उड़ेगा। लेकिन ये जो C295 है ना, ये कहीं से भी मतलब खेतों में से भी ये उड़ सकता है, खेतों में से भी कहीं पे भी छोड़ के जाके तुरंत भाग सकता है, इस तरीके की इसकी है। तो ये इसमें क्या है कि इट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर रनवे हो, ये खेतों में से भी उड़ जाएगा, इस तरीके से है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ वेरी रिवोल्यूशनरी deal or a revolutionary concept which is going to be inducted in the Indian Air Force, and Ministry of Defense has recently signed that agreement with the Airbus।
तो आपको ये थोड़ा सा बहुत जो है इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ दोस्तों। हमारा जो सबसे पहला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड। तो चार ऑप्शन है आपके लिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा सवाल है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो इंपोर्टेड गुड्स के लिए अप्लाइड होती है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? चार स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लगाए हुए हैं कि इनमें से कौन से सही है ये आपको बताना है। तीसरा है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को लेके 100% एफडीआई परमिटेड है मेडिकल डिवाइसेस में थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दूसरा, मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स आर प्लान्ड अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा जरूर बताइएगा दोस्तों। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, आइए एनरोल कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए अद्भुत अद्भुत कोर्सेज हैं, लिंक वगैरह दिए हुए हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने आप को एनरोल कराइए, दोस्तों को भी कराइए एंड एस्पायर टू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस विद पीटी एजुकेशन, राइट। और ये आपके लिए एक वरदान है, सिविल तपस्या पोर्टल। इसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल इन इंग्लिश एंड हिंदी, करंट अफेयर्स विद रेगुलर अपडेट्स, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस, डाउनलोडेबल पीडीएफ, यूपीएससी एग्जाम एनालिसिस अभी पास में है, 10-15 दिन ही बचे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स को रिवाइज करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या उनके पैरामीटर हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, तो पूरा विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, जिससे आपकी जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सके। क्लियर दोस्तों, हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।